हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस जेनम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेनाइटिस, जो कि जेनम सेकंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का टॉपिक है। जो रेनाइटिस होता है ये एक अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है और ये हमारे नोज़ में होता है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। रेनाइटिस इज इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज़। जो हमारी नोज़ होती है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में जब कोई इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग हो जाते हैं, जिसको रेनाइटिस कहते हैं, करेक्टराइज्ड बाय द रनिंग नोज एंड स्टफनेस। और इसमें मेनली क्या होता है, जो नोज होता है वो रनिंग होता है एंड स्टफनेस हो जाता है, यूजली कॉज्ड बाय द कॉमन कोल्ड और एलर्जी। और रेनाइटिस जो होता है वो मेनली कॉज होता है कॉमन कोल्ड की वजह से या फिर कोई एलर्जी की वजह से। उसके बाद है क्लासिफिकेशन में है, फर्स्ट है एलर्जिक रेनाइटिस, सेकंड है नॉन एलर्जिक रेनाइटिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलर्जिक रेनाइटिस। सीजनल चेंजेस और एक्सपोजर ड्यू टू डस्ट और पॉलन। जो एलर्जिक रेनाइटिस होता है वो मेनली कॉज होता है मौसम के चेंज होने की वजह से या फिर डस्ट या फिर पॉलन के एक्सपोजर में आने की वजह से। उसके बाद है नॉन एलर्जिक रेनाइटिस। इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरिया, वायरस, ऑक्यूपेशनल, हार्मोनल रेनाइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड। जो नॉन एलर्जिक रेनाइटिस होता है ये मेनली कॉज होता है किसी बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, ऑक्यूपेशनल की वजह से। ऑक्यूपेशनल मतलब कोई पर्सन होता है कि वो मतलब कुछ ऐसी एरिया में वैसी जगह पे वर्क करता है जहाँ वो केमिकल के एक्सपोजर में आता है और उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन कॉज होता है और रेनाइटिस हो जाता है। हार्मोनल रेनाइटिस, कुछ पर्सन के अंदर जब हार्मोन्स चेंज होते हैं उसकी वजह से जो रेनाइटिस कॉज होता है उसको हार्मोनल रेनाइटिस कहते हैं। ड्रग इंड्यूस, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको इंड्यूस करने या इनटेक करने से हमें हमारे अंदर इन्फेक्शन हो जाता है या फिर हमारी जो मतलब जो नोज होती है वो रनिंग होती है और हमें रेनाइटिस कॉज हो सकता है। उसके बाद है इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं या फिर कॉजेस होते हैं रेनाइटिस के। इसमें सबसे पहला है वायरसेस। जो रेनाइटिस होता है वो वायरस की वजह से कॉज होता है और जो वायरस होते हैं इसमें रीनो वायरस एंड एडिनो वायरस। उसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर। और कुछ हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमें कोल्ड हो सकता है और रनिंग नोज हो सकता है जिसकी वजह से रेनाइटिस कॉज होता है। उसके बाद है हेल्थ चेंजेस। अगर हमारे हेल्थ में कोई चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी रेनाइटिस कॉज होता है। इन्फेक्शन की वजह से, फूड एंड बेवरेजेस। अगर कोई पर्सन है कोई कंटामिनेटेड फूड या फिर जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उनका यूज कर रहा है उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन होगा और उसको रेनाइटिस कॉज होगा। सर्टेन मेडिकेशन, अगर कोई हम मेडिकेशन लेते हैं उसकी वजह से भी रेनाइटिस कॉज होने के चांसेस रहते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम, हमारे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाने की वजह से हमें रेनाइटिस देखने को मिलता है। एनिमल्स, कभी कभी हमें किसी एनिमल्स की वजह से भी या फिर एलर्जी होने की वजह से भी, एनिमल्स से एलर्जी होने की वजह से भी रेनाइटिस कॉज हो सकता है। अदर डिजीज कंडीशन, वीक इम्यून सिस्टम। अगर किसी पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है या फिर उसको अदर कोई डिजीज कंडीशन है उसकी वजह से भी हमें रेनाइटिस देखने को मिलता है। उसके बाद है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम साइन और सिम्टम भी कहते हैं। इसमें सबसे पहला है ड्राइनेस ऑफ नोज। जो नोज होगा वो ड्राई हो जाएगा। आइज एंड सॉफ्ट पैलेस, और जो नोज की सॉफ्ट पैलेट होंगी और आई होंगी वो भी ड्राई हो जाएंगी। जनरल मैलियस, जो पेशेंट होगा उसको मतलब बेचैनी होगी या फिर वो परेशान रहेगा। फीवर एंड शिवरिंग, पेशेंट में हमें फीवर और शिवरिंग देखने को मिलेगा। उसको हेडेक होगा। ऑब्स्ट्रक्शन टू नेजल ब्रीदिंग ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से हमें नोज से ब्रीदिंग लेने में डिफ़िकल्टी होती है। वाटरी नेजल डिस्चार्ज, और नोज से वाटरी डिस्चार्ज होता है। स्नीजिंग होती है। टीयरिंग ऑफ आइज, और आइज से टीयरिंग होती है। नेजल इरिटेशन, नोज में इरिटेशन होता है। रेस्टलेसनेस, जो पेशेंट होगा वो रेस्टलेसनेस होगा। एंड डिस्कम्फर्ट, जो पेशेंट होगा वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा। उसके बाद है क्या क्या मैनेजमेंट हम करेंगे। फर्स्ट है प्रोवाइड प्रॉपर बेड रेस्ट टू द पेशेंट। सबसे पहले हम पेशेंट को प्रॉपर बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। एडवाइज द पेशेंट टू प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, हम पेशेंट को एडवाइज करेंगे वो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। गिव स्टीम इनहेलेशन टू द पेशेंट, हम पेशेंट को स्टीम इनहेलेशन देंगे। एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन टू रिलीफ स्नीजिंग, पेशेंट को अगर स्नीजिंग हो रही है तो उससे रिलीफ देने के लिए हम एंटीहिस्टामिन एडमिनिस्टर करेंगे। एडवाइज द पेशेंट नॉट टू टेक एंटीहिस्टामिन्स बिफोर ड्राइविंग और वर्किंग नियर मूविंग मशीनरी,
हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वह अगर ड्राइविंग करने जा रहा है या फिर किसी मशीनरी एरिया में वर्क कर रहा है या जो मशीनरी वर्क हो रहा है उसको करने जा रहा है, तो उसके पहले वो एंटी हिस्टामिन्स ड्रग का यूज ना करे, क्योंकि जो एंटी हिस्टामिन्स ड्रग होता है वो सेडेटिव होता है, जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू ब्लो हिज नोज टू हार्ड और अननेसेसरी। हम पेशेंट को बताएंगे कि वो अपने नोज को अननेसेसरी या फिर हार्डली उसको दबाए नहीं। नेजल ड्रॉप्स में बी रिकमेंडेड फॉर फ्रीक्वेंट यूज सच एज एवरी फॉर 4 hours फॉर अ फ्यू डेज इफ देयर इज सम नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर पेशेंट के नेजल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो पेशेंट को हम नेजल ड्रॉप रिकमेंडेड करेंगे और उसको हर 4 घंटे मतलब हर 4 hours पे उसको लेने के लिए हम बोलेंगे, जो कि वो कुछ दिनों के लिए यूज करेगा। उसके बाद टीच द पेशेंट इंस्टिलेशन टेक्निक यूज ऑफ नेजल ड्रॉप। और पेशेंट को हम टीच करेंगे कि वो जो नेजल ड्रॉप है उसके लिए वो इंस्टिलेशन तकनीक का यूज करे। इफ़ द नेजल डिस्चार्ज परसिस्टेंस फॉर मोर देन अबाउट 7 to 10 डेज। जो नेजल डिस्चार्ज हो रहा है अगर वह 7 to 10 डेज से अधिक ज़्यादा दिनों तक हो रहा है, या आर इफ़ एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर अकर देन सीक फॉर मेडिकल एडवाइस एज सून एज पॉसिबल। या फिर जो उस पेशेंट का टेम्परेचर है वो एलिवेशन हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके हम मेडिकल एडवाइस लेंगे। पर्सन हु हैव रिकरेंट कोल्ड शुड सीक मेडिकल अटेंशन। अगर पेशेंट को बार बार कोल्ड हो रहा है तो उसे मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। बिकॉज नेजल डिफॉर्मिटी सच एज इन लार्ज टर्बिनेट बोन। क्योंकि नेजल में डिफॉर्मिटी होने की वजह से जो टर्बिनेट बोन होता है वो इनलार्ज होता है। जो टर्बिनेट बोन होता है वो मेनली नोज में पाया जाता है, और अगर कोई नोज में डिफॉर्मिटी हो जाती है उसकी वजह से जो टर्बिनेट बोन होता है वो इनलार्ज हो सकता है एंड डेविएटेड सेप्टम, और जो सेप्टम होता है नेजल का वो डेविएटेड हो सकता है एंड क्रोनिक साइनोसाइटिस, और उसकी वजह से क्रोनिक साइनोसाइटिस हो सकता है। मे कॉज द रिपीटेड अटैक, और इसकी वजह से जो रेनाइटिस होता है वो हमें दोबारा से हो सकता है या फिर अटैक कर सकता है। इट में आल्सो लीड क्रोनिक रेनाइटिस, और इसकी वजह से जो रेनाइटिस होता है वो क्रोनिक रेनाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये था दोस्तों रेनाइटिस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।